हम बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बच्चों के लिए एक अफसोसनाक खबर है कि स्कूल कल से खुल रहे हैं, यानी 1 जनवरी से खुल जाएंगे। महकमा तालीम ने अहम ऐलान कर दिया है। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन शीरी नारेजो ने के मुताबिक सोशल मीडिया पर मौसम सरमा की तातीलात में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी है। तातीलात में इजाफे का कोई फैसला नहीं किया गया। सैयद जुबैर राशिद से बात कर लेते हैं। जुबैर, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें, सेक्रेटरी तालीम सिंध की मौसम सरमा की तातीलात में इजाफे के हवाले से सोशल मीडिया पर चलने वाली नोटिफिकेशन पर वजाहत सामने आ चुकी है। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन सिंध डॉक्टर श्री मुस्तफा नारेजो ने मौसम सरमा की छुट्टियों के हवाले से चलने वाले नोटिफिकेशन को जाली करार दे दिया है। सिंध में स्टीयरिंग कमेटी के फैसले के मुताबिक स्कूल 1 जनवरी से खुलेंगे। सेक्रेटरी श्री नारेजो का ये कहना है, जबकि उनका ये भी कहना है कि वालिदैन और तालिब इल्म जो है फेक नोटिफिकेशन पर ध्यान न दें। महकमा तालीम सिंध की तरफ से मौसम सरमा की तासीरात के इजाफे का कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। तमाम स्कूल और कॉलेजेस 1 जनवरी 2024 से मामूल के मुताबिक खुलेंगे। जी ठीक है जुबैर, आपने हमें अपडेट किया। साले 9 पर मनचलों को हुल्लड़बाजी से रोकने के लिए पुलिस मुतहरिक है। शहर भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जिला कोरंगी में पुलिस अफसरान ने सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। बात करेंगे नमरा रियासत से, जो इस वक्त SSP के हमरा मौजूद हैं। बताइएगा। बिल्कुल जी, साले 9 की आमद पर शहर भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस एहलकार जो है वो तैनात हैं। और इस वक्त भी शाह फैसल पर भी जो है DIG ईस्ट और SSP कोरंगी सरदार हसन की जानिब से दौरा किया गया और सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा भी लिया गया। हमारे साथ SSP कोरंगी सरदार हसन साहब मौजूद हैं। मजीद इनसे जानते हैं। बताइएगा कितने जो है पुलिस एहलकार इस जो है जोन में तैनात किए गए हैं और क्या क्या इंतजाम हैं साले 9 में हवाई फायरिंग के अवामिल को रोकने के? हमारे कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में 1000 से ज़ायद एहलकार तैनात हैं न्यू ईयर के हवाले से, और जितने भी इंतज़ाम किए गए हैं वो इस हवाले से किए गए हैं कि कोई एरियल फायरिंग ना हो, क्योंकि आपको पता है कि एरियल फायरिंग से इंसानी जानों का ज़ियान होता है। और अभी इस मकाम पे जहाँ पे हम मौजूद हैं, कुछ देर में DIG ईस्ट भी यहाँ पे आने वाले हैं, मैं भी यहाँ पे मौजूद हूँ और तमाम ज़िले का हम चक्कर लगा रहे हैं और जवानों से मिल रहे हैं, ऑफिसर से मिल रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि कितनी जांफिशानी से ड्यूटी हो रही है। वो सब आपके सामने है और इंशाल्लाह इस बात को हम यकीनी बनाएंगे कि कोई भी एरियल फायरिंग ना हो और कोई भी अगर गैर कानूनी फेल करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, ये भी बताइएगा कि अब तक जो स्नैप चेकिंग जारी है उसमें कोई ऐसा नौजवान सामने आया जिससे आपको असला बरामद हुआ या कोई ऐसी हवाई फायरिंग के जो शवाहिद मिले हो? फिलहाल ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई, लेकिन जो ये चीज़ आपको पता है कि पीक पे 12 बजे तक पहुंचती है, तो अभी से हम डेड सेंस का काम शुरू करेंगे तो इस चीज़ की रोकथाम मुमकिन होगी। तो ये काम हमने पहले से शुरू किया हुआ है। यकीनी तौर पर रोकथाम के लिए इकदाम कर दिए गए हैं। 1000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है इस ज़िले में तैनात किए गए हैं और अभी जो है कुछ देर बाद DIG वेस्ट ईस्ट भी जो है इस मौका पर पहुंचेंगे और सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा लिया जा रहा है, जो कि 12 बजे और उसके बाद तक जारी रहेगा। जो पीक आवर्स हैं जिसमें जो है साले 9 की आमद पर हवाई फायरिंग के जो अवामिल सामने आते हैं उनकी रोकथाम के लिए इकदाम किए गए हैं। कराची पुलिस ने शहर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी। DIG ईस्ट गुलाम असफर महेसर ने भी अपने जोन का दौरा किया। शाह फैसल, स्टार गेट मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, दीगर मुकामात पर सिक्योरिटी का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में DIG ने कहा कि साले 9 पर ईस्ट जोन में 5 एहलकार तैनात किए गए हैं। खवातीन पुलिस एहलकार भी तैनात की गई हैं। फैमिलीज को हिरासत करने के वाक़यात को रोकने के लिए इक़दाम किए गए हैं। कोई रास्ता बंद नहीं किया गया, मगर भारी ट्रैफिक की सूरत में प्लान मौजूद है। अपील की है कि ऐसी खुशी न मनाएं जिससे किसी के दूसरे का नुकसान हो। न्यू ईयर के इस मौके की मुनासबत से ईस्ट जोन के अंदर 5000 एहलकार तैनात किए हैं, जिसमें से तकरीबन 1000 से ज़ायद जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर, 2500 से ज़ायद जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर और 2000 जो है वो तकरीबन मलीर के अंदर जो है तैनात हैं। मैंने पूरे जोन का राउंड लिया है, मलीर डिस्ट्रिक्ट में, ईस्ट में और अभी आखिरी कोरंगी में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। हमने पुलिस की डिप्लॉयमेंट इसलिए की है कि कोई भी जो हादसा है ख़ास तौर पे एरियल फायरिंग की वजह से या वन व्हीलिंग की वजह से वो रूप पजीर ना हो सके, और इस सिलसिले में हमने पूरे ज़िले के अंदर जो हॉट स्पॉट्स हैं
वहाँ पे ना सिर्फ यूनिफॉर्म में बल्कि प्लेन क्लोथ में भी हमने नफरी डिप्लॉय की है। इसके अलावा हमने फ़र्स्ट टाइम लेडी पुलिस कमांडोज जो हैं वो तैनात की हैं पूरे ज़ोन के अंदर। ख़ास तौर पे इस तरह के मौक़ों पे हरासमेंट जो फैमिलीज़ की होती है उसको खुसूसी तौर पे मद्देनज़र रखते हुए हमने डिप्लॉयमेंट की है। मकसद ये है कि किसी भी जान को जो है वो नुकसान न पहुँचे और जो एक खुशी का इवेंट है, न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस हैं, वो उसको सही तरीके से जो है वो सरअंजाम दिया जा सके। तो जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा, एरियल फायरिंग करेगा या वन व्हीलिंग करेगा या कोई और शरारत करेगा तो उसको सख्ती से निपटा जाएगा। जैसे कि कराची पुलिस चीफ ने और आईजी सिंध ने बड़ी सख्त हिदायत जारी कर रखी हैं। इसी सिलसिले में आज के हमारे ये इंतज़ामात हैं। 4 बजे से पुलिस जो है डिप्लॉय की गई है और ये पूरी रात पुलिस डिप्लॉय रहेगी और जहाँ से भी हमें एरियल फायरिंग के या कोई और वायलेशन की रिपोर्ट आएगी उनके खिलाफ कानूनी ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। साल का आखिरी दिन आखिरी इतवार को यादगार बनाने के लिए शहरियों ने साहिली तफरीही मकामात दो दरिया का दौरा किया। कोई मछली के शिकार में मसरूफ़ रहा तो कोई समंदर किनारे बैठकर कुदरत के हसीन मनाज़िर से लुत्फ़अंदोज़ होता रहा। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। 2023 का आखिरी रोज शहरी समंदर किनारे पहुंच गए। लोग दो दरिया पर भारी भरकम पत्थरों पर बैठकर तस्वीर बनवाते दिखाई दिए। छुट्टी के दिन को मौके गनीमत जान लोग समंदर में डोर डाले मछली का शिकार करते नजर आए। बड़ों को देखा देखी बच्चे भी समंदर की लहरों से लुत्फानंदोज होते रहे। अभी आगे थोड़ी देर हुई है फिशिंग करते हुए, अभी तक तो कोई फिश हाथ में नहीं आई है। बाकी ये एंजॉयमेंट बहुत अच्छी है, पुरसकून माहौल है और वैसे भी आज 2023 का लास्ट डे तो हमने बोला इसको एंजॉय कर ले। इतवार का दिन है, आज हम घूमने आए, मछली वगैरह पकड़ेंगे और घर लेके जाएंगे, सनसेट देखेंगे। शहरियों ने दो दरिया को बेहतरीन तफरीही मुकाम करार देते हुए साल के आखिरी दिन को यादगार बनाया। कैमरामैन हैदर रजा के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं नए साल के साथ सियासतदानों ने अवाम को फिर नई उम्मीद दिला दी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज इमर रहमान ने मुल्क की मईशत के लिए दुआ की और कहा कि नए साल की आमद को लोग एक जश्न के तौर पर मनाते हैं। इस एक साल को अलविदा कहकर दूसरे साल को इस्तकबाल करने का मौका होता है। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट। साल 2023 के इख्तिताम पर रहनुमाओं ने कहा आने वाला साल अच्छा है, दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज इमर रहमान ने सिटी 21 के जरिए शहरियों को नए साल की मुबारकबाद दी। कहा कि नए साल में हम सब ने मिलकर मुल्क के हालात को बदलना है और बहाली की तरफ लेकर जाना है। नया साल सबको मुबारक हो और इस नए साल में हमें उम्मीद है कि ये कौम एक मरतबा फिर बाउंस बैक करेगी। हमारे हालात बहुत ख़राब हैं, हमारी मईशत बहुत ख़राब है, लेकिन हमारी उम्मीद हमारे नौजवान हैं, हमारा पोटेंशियल बहुत है, हमें सही फैसला करना होगा। मुत्तहदा पाकिस्तान रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन और पीपल्स पार्टी के रहनुमा ख्वाजा सुहेल मंसूर ने नए साल की खुशी के साथ साथ मुल्क के अमन व अमान के लिए दुआ की और कश्मीर और फलस्तीन के हक में दुआ की और उन पर होने वाले मजालिम की मजम्मत की। इस नए साल के आगाज़ पे हम पूरे पाकिस्तानियों को उनके हक में दुआ करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी भी हक में दुआ की जाए कि पाकिस्तान में एक अच्छा सियासी मुतवाज़िन निज़ाम नाफिज हो जिससे पाकिस्तान की आवाम की माशी सूरत हाल बेहतर हो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला ये नया साल जो है हमारे लिए बरकत के साथ लाए, मुल्क के लिए अमन व अमान लाए, लोगों की मईशत को बेहतर हो, लोगों के पास जो मुफलिस और बेरोज़गारी है वो ख़त्म हो, महंगाई ख़त्म हो। सियासी रहनुमाओं ने कहा कि साल गुज़श्ता को भूलकर नए साल में नई उमंगों के मुताबिक गुजारना है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ अक्सा शाहिद, सिटी 21। के जियाला मेयर तारीखी विरसे की बहाली के लिए सरगर्म। डेंसव हॉल में कराची मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम की तैयारी हतमी मराहिल में दाखिल हो गई है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब 23 मार्च को इफ्तिताह करेंगे। आइंदा 6 माह में KMC टैक्स निज़ाम में मजीद बेहतरी का अज़्म। बोले कि शहर की बेहतरी के लिए काम करने वालों को तमग़ाए कराची से नवाजा जाएगा। शुएब मुख्तार रिपोर्ट करेंगे। तारीखी इमारतों की हिफाजत और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए मेयर कराची ने बेड़ा उठा लिया। डेंसो हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बोले कराची मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम का 23 मार्च को इफ्तिताह करेंगे। म्यूजियम में तारीख से जुड़ी अहम दस्तावेजात रखी जाएंगी। अब इस बिल्डिंग की तज़ीन व आराइश जो हेरिटेज का कॉन्सेप्ट है उसको मद्देनज़र रखते हुए अपने टेक्निकल एक्सपर्ट्स की मशावरत के साथ, उनकी गाइडेंस के साथ हमने काम शुरू कर दिया है और हमारा टारगेट है इंशाअल्लाह कि 23 मार्च 2024 तक पाकिस्तान के पहले मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम को, जिसका नाम इंशाअल्लाह
कराची मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम होगा, उसको पब्लिक के लिए हम खोलेंगे। मेयर कराची ने 14 अगस्त को कराची अवार्ड्स कराने का भी ऐलान किया और कहा 23 मार्च को बल्दिया उस्मा कराची की कौंसिल ये फैसला करेगी कौन सी अहम शख्सियात तमगा इम्तियाज की हकदार हैं। हम शहर के मुस्बत पहलुओं को उजागर करेंगे। KMC हर साल 14 अगस्त को इंशाअल्लाह कराची अवार्ड्स का ऐलान करती है। हर साल 23 मार्च को बल्दिया उज़्मा कराची की काउंसिल फैसला करेगी कि किन किन लोगों को उनकी खिदमात पर तमगा कराची देने की ज़रूरत है। कराची की तरक्की और खुशहाली के लिए काम जारी रखने के अज़म का इजहार करते हुए मेयर कराची का कहना था कि पीपल्स पार्टी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है, अवामी मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन इकदामात उठाएंगे। कैमरामैन हारिस अली के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। आम इंतखाबात के शेड्यूल के इजरा के बावजूद मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को मुअत्तल न किए जाने पर शहरियों ने इलेक्शन की अफादियत पर सवालिया निशान उठा दिए हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। KMC की सौदाकार यूनियन की लीगल एड कमेटी के रुकन इमरान अली बोले हाफिज नईमुर रहमान और चेयरमैन मोमिनाबाद टाउन कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवार भी हैं। खदशा है कि वो सरकारी वसाइल अपनी जीत पर खर्च करेंगे। ये प्री पोल रिगिंग के ज़मरे में आता है। इसी तरह मोमिनाबाद के जो चेयरमैन हैं वो 2 कौमी और 1 सूबाई असम्बली से उनके कागजात नामजदगी वो मंजूर हुए हैं और वो अपने सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करते हुए वो अपनी कैंपेन उन्होंने स्टार्ट कर दी है। शहरी भी कहते हैं कि 2018 के आम इंतखाबात की तरह इस मरतबा भी बल्दियाती नुमाइंदों को मुअत्तल और तरक्याती कामों को रोक कर शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए फौरी इकदाम उठाए। फिलहाल जो है वो बहुत सारे ऐसे सियासी चेहरे हैं जो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। बेसिकली होना तो ये चाहिए कि लोगों को मुअत्तल हो जाना चाहिए, 90 दिन का टाइम होता है, उसके बाद अगर कोई काम हो तो हो, लेकिन लोग इसका सियासी फ़ायदा उठा रहे हैं। देखिए, अगर इनको मुअत्तल नहीं किया जा रहा बल्दियाती नुमाइंदों को, तो ये तो जो पार्टियां खड़ी हो रही है वो इसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगी। जिस तरह से 2018 के अंदर जो है बल्दियाती नुमाइंदों को मुअत्तल कर दिया गया था, लेकिन आज तक बल्दियाती नुमाइंदे अभी तक जो है उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के कानून के मुताबिक इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान के साथ ही मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को 90 रोज के लिए मुअत्तल किया जाता है, मगर ये नोटिफिकेशन ताहाल जारी नहीं किया जा सका है। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। आगे बढ़े, आपको बताएं कि कराची के बेशतर इलाकों की लाइनों में गटर का पानी आने की शिकायत बढ़ने लगी। नाज़िमाबाद टाउन की उसी साथ में भी सीवरेज निज़ाम दरहम बरहम हो गया। अली बस्ती और सिंधी मोहल्ले में गंदा पानी मकीनों के लिए मुश्किलात का बायस बन गया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। बेकायदे में पीने के पानी का मसला हल ना हो सका। आज भी बेशतर मकामात पर लाइनों में गंदा बदबूदार पानी आ रहा है। नया गोलीमार, अली बस्ती और सिंधी मोहल्ला के मकीन बरसों से गंदे पानी के मसले से 2-4 हैं। ये हमारे गली का जो मसला है ना, पानी का मसला है। काफ़ी पानी इनके गंदा और बदबूदार आता है। 1 साल से भी ज़्यादा हो गया, बल्कि 1 साल नहीं, 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। यहाँ पे मुस्तकिल जाते हैं, शिकायतें लेते हैं, मगर कोई सुनता ही नहीं। वजू तक के लिए हमें जो है ना बदबू आती है कि अगर हम वजू नाक में पानी डालते हैं ना, उस तक के लिए कि हम वजू नहीं कर सकते। बस हर चीज़ का मसले मसाइल, कमाई धमाई है नहीं। अब जो होती है तो वो खाएं या पानी मंगा के फिल्टर का पिए। सिंधी मोहल्ले में सीवरेज का बोसीदा निज़ाम न सिर्फ गंदगी फैला रहा है, बल्कि इससे बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। गुंजानाबाद इलाके की तंग गलियों में पानी के टैंकर भी दाखिल नहीं हो सकते, जिससे साफ पानी का हुसूल आवाम की जेब पर भारी पड़ रहा है। इसी वगैरह में भी कंप्लेन करी गई है हमने, और वाटर बोर्ड में भी कंप्लेन करी गई है। वाटर बोर्ड में कंप्लेन करी तो उन्होंने बोला सीवरेज का मसला है, आप सीवरेज वालों से रब्ता करके ढक्कन वगैरह क्लियर करवाएं, ये सीवरेज क्लियर कराएं। तकरीबन महीने होने को आया है, मेन ऑयल भी सारे फुल हुए हैं, और लाइन भी यहाँ की गली की चौक हुई हुई है। लोग नमाज आना जाना बंद कर दिया, घूम के जा रहे हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि सालों पुराने मसले के हल के लिए वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के अमले को फौरी एक्शन लेने की जरूरत है। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। साल 2023 वाटर कॉर्पोरेशन की तारीख का कामयाब तरीन साल रहा। शहर भर से पानी चोरों के खिलाफ एक्शन लिया गया। इदारे की कमाई भी 1.5 अरब से तजावुज़ कर गई। गुज़श्ता चंद सालों में माफिया ने कौमी इदारे को 50 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान पहुंचाया था। एहसन अब्बासी की रिपोर्ट। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन, जहां गुज़िश्ता कई बरसों में माफिया का राज रहा, तहम 2023 ने इस इदारे के लिए कामयाबी और खुशियों के दरवाजे खोल दिए। देखिए, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के लिए 2023 का साल बहुत अहम भी था, क्योंकि हम बोर्ड से कॉर्पोरेशन बने जुलाई के अंदर, और एक नए जहद के साथ हमने काम का आगाज़ किया, जिसमें ऑपरेशंस जो हैं उनमें तेज़ी आई। इलीगल वाटर टैंकर्स के ख़िलाफ़,
इलीगल कनेक्शंस और इलीगल हाइडेंट्स के ख़िलाफ़ हमने किया, मेरा ख़्याल है वो कराची की तारीख़ में उसकी मिसाल नहीं मिलती। और मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने भी अपनी तारीख़ी रिकवरी भी इसी साल में की। देखिए, अब ऐसा है कि जैसे जिस तरह के हमने इस वक्त कनेक्शंस पकड़े हैं, उससे अरबों रुपए की आमदनी थी जो उन्होंने कई सालों में कमाई है। और एक ही मिसाल देख लीजिए कि 10 से 12 अरब तो एक हाइडेंट से इलीगल हाइडेंट से निकल रहा था। मैं समझता हूँ कि ये अगर तखमीना लगाया जाए तो किसी सूरत में भी 50-60 अरब रुपए से कम नहीं है। शहर भर में वाटर माफिया के खिलाफ भरपूर एक्शन लिया गया, जिसकी बदौलत इदारे में बेहतरी आना शुरू हो गई। मैं समझता हूँ जो हम नहीं कर पाए उसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो इन तमाम लोगों से पैसे लेना एक अहम काम था, जो कि शायद हम अभी फ़िलहाल नहीं कर पाए। इस साल के अंदर जिस पैमाने पे नुकसान पहुंचाया गया है, हम इसकी रिकवरी पे भी जाएंगे और बाकायदा हमारा जब ट्रिब्यूनल बन जाएगा तो मैं यकीन रखता हूं कि इनको सज़ाएं होंगी, और सज़ाएं जो हैं वही डेटरेंस और रेट्रीब्यूशन की तरफ लेके जाती हैं। असल मकसद लोगों को ये बावर कराना है कि ये जो पानी है ये आवाम का पानी है और ये आवाम तक जाके रहेगा। नए साल में DHA के लिए नई लाइन समेत हब कैनाल की मुरम्मत भी प्रोजेक्ट में शामिल है, जबकि K4 को मुकम्मल होने में मजीद 3 साल लग सकते हैं। 5 अरब रुपए हमें मुलाजमीन के देने हैं, वो इंशाल्लाह ताला हम जल्द अज जल्द जो 2024 का साल है उसमें हम ज़रूर दे पाएंगे इंशाल्लाह ताला। PG रेंजर्स और पाकिस्तान रेंजर्स के तमाम जवानों अफसरान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के शाना बशाना खड़े होकर इस ऑपरेशन को पाया तकमील तक पहुंचाया। MD वाटर कॉरपोरेशन ने इदारे की कामयाबी में रेंजर्स का शुक्रिया अदा किया और 2024 को मजीद उम्मीदों के साथ नई कामयाबियों, पानी की किल्लत के खात्मे और इदारे के मुलाजमीन की खुशहाली का साल करार दिया। एहसन अब्बासी, सिटी 21। सियासी मुखालफीन कारकर्दगी की बुनियाद पर हमारा मुकाबला करें, सईद गनी का मुखालफीन को चैलेंज। इरफानुल्लाह मरवत पर सियासी वर्कर्स को धमकी देने का इल्ज़ाम भी आयद किया। PP रहनुमा और PS 105 के नामजद उम्मीदवार कहते हैं कि हल्के में रिकॉर्ड तरक्याती काम कराए। खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट। कश्मीर कॉलोनी में PS 105 और अन्य 237 में पीपल्स पार्टी की कॉर्नर मीटिंग। सईद गनी ने मुखालिफिन को आड़े हाथों लिया। कॉर्नर मीटिंग से खिताब में सईद गनी ने मुखालिफ उम्मीदवार इरफानुल्लाह मरवत पर संगीन इल्जामात आयद किए। बोले, हम शरीफ जरूर हैं लेकिन जवाब देना भी जानते हैं। और पानी को यहाँ लाने के लिए 3 पानी की स्कीम हमने मंजूर करवाई थी अपने दौरे हुकूमत में। एक स्कीम मुकम्मल हो गई, महमूदाबाद पंपिंग स्टेशन पर पानी आ रहा है और वो पानी आजम बस्ती के लोगों को, महमूदाबाद के लोगों को और अख्तर कॉलोनी के लोगों को मिल रहा है। बावजूद इसके कि उस पंपिंग स्टेशन में 12 घंटे की लोड शेडिंग है, लेकिन उसके बावजूद उस इलाके में पानी लोगों को मिल रहा है। और ऐसे ऐसे घरों में भी पानी गया जहाँ 25-25 साल से पानी नहीं गया था। सईद गनी ने मजीद कहा कि चनेसर गोट, मंजूर कॉलोनी, कश्मीर कॉलोनी के लिए 3 पानी की स्कीम्स मंजूर की और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया। NA 237 से नामजद उम्मीदवार असद आलम न्याजी ने कहा कि मैं पीपल्स पार्टी का खामोश सिपाही रहा हूँ और अब अवामी खिदमत के लिए मैदान में पार्टी ने मौका दिया है तो बेलौस खिदमत करूंगा। पीपल्स पार्टी का मैं इंतहाई एक साइलेंट वर्कर रहा हूँ। पीपल्स पार्टी ने कभी नफरत की सियासत नहीं की। वो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम आपके लिए क्या करते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी और प्राइवेट की तरफ से भी हम आपके साथ हर वक्त वो अवेलेबल होंगे। मैं भी ज्यादा टाइम नहीं लेता। मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तकरीब से सेनेटर वकार मेहदी और दीगर ने भी खिताब किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया और कहा कि अब ये हल्का लियारी के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ बन चुका है। कैमरामैन जहांगीर के साथ खुर्शीद रहमानी, सिटी 21 न्यूज़, कराची। सियासी जमातों का MKM के साथ इत्तेहाद पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ है। सिराजुल हक का इस्लामी जमीयत तलबा के तहत कराची में इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, बारियां लेने वालों ने अवाम को कुछ नहीं दिया। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट। इस्लामी जमीयत तलबा पाकिस्तान के आलम इस्लाम की सूरत हाल पर इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस सिराजुल हक की मुखालफीन पर भरपूर गोलाबारी। एक्सपो सेंटर कराची में मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से 20 से जायद तलबा तंजीमों के कायदीन ने शिरकत की। तलबा तंजीमों में हमास के नौजवानों की तंजीम के सरबराह डॉक्टर अशरफ भी मौजूद थे। इख्तितामी सेशन से खिताब में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मुत्तहिदा पाकिस्तान और नून लीग के इत्तेहाद को शदीद तनकीद का निशाना बनाया।
یہی تو لوگ ہیں کہ جب مفادات ہو تو بہن بھائی بنتے ہیں اور جب مفادات نہ ہو تو پھر آپس میں لڑتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو دن کو اکٹھے ہو جاتے ہیں اور رات کو پھر آپس میں لڑتے ہیں. کس چیز پر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور کس چیز پر لڑتے ہیں؟ اپنے مفادات کے خاطر. میڈیا سے گفتگو میں سراج الحق نے کہا کہ 20 سال پنجاب میں نون لیگ نے، 15 سال سندھ میں پیپلز پارٹی اور 9 سال پی ٹی آئی نے KPK میں حکومت کی، لیکن کارکردگی کا کوئی لفظ نہیں. 20 سال پنجاب میں مسلم لیگ نے حکومت کی ہے، 15 سال سندھ میں پیپلز پارٹی نے حکومت کی ہے، 9 سال خیبر پختونخوا میں PTI نے حکومت کی ہے. آج ان جماعتوں کے ساتھ کارکردگی دکھانے کے لیے کوئی ایک لفظ بھی نہیں ہے. کانفرنس سے حافظ نعیم الرحمان سمیت طلبہ رہنماؤں نے بھی خطاب کیا اور کہا کہ کراچی عالم اسلام کا دل ہے. کشمیر ہو یا فلسطین، کراچی کے عوام ہمیشہ اسرائیل اور بھارت کے خلاف صفے بستہ رہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21. ناظرین، 2023 میں 1 تولہ سونا 1,84,000 روپے سے بڑھ کر 2,23,000 روپے پر پہنچا. صرافہ بازار ایسوسی ایشن صدر نے کہا کہ ڈالر مہنگا ہونے سے سونے کی قیمت میں نمایاں اضافہ ہوا، جس سے کاروبار نہ ہونے کے برابر رہ گیا. ڈالر نے سب کچھ ہی مہنگا کر دیا. سونے کی قیمت بھی آسمان کو چھونے لگی. عالمی مارکیٹ میں ایک سال میں سونا $287 بڑے اضافے کے بعد $2105 فی اونس تک جا پہنچا. ساتھ ہی اسی دوران روپے کی قدر میں ایک سال میں 20% کی بڑی کمی نے تو سونے کو پڑ لگا دیے. دنیا کے اندر جب ڈالر ہمارے ملک میں ڈیویلیشن اپنے بڑھتا ہے تو تیل کی پرائس بھی بڑھتی ہے، اور تیل کی پرائس بڑھتی ہے تو گولڈ کی پرائس بڑھتی ہے. تو اس سے پورا بانڈ ہے یہ پورے ملک پہ اثر انداز ہوتا ہے. امریکہ میں بینک انٹرسٹ ریٹ بھی انہوں نے کم نہیں کیا. اب لوگ اپنا سرمایہ جو ہے بینک میں، امریکہ میں بینکوں میں سونے کو ترجیح دے رہے ہیں. 31 دسمبر 2022 کو فی تولہ سونے کی قیمت 1,83,009 روپے تھی، جو ایک سال میں بڑھ کر 2,23,000 روپے پر پہنچی. اس سال جو ہے نا ہماری بدنصیبی تھی کہ سٹا مافیا نے گولڈ انڈسٹری کو کیچ اپ کر رکھا تھا. وہ یہاں تک کہ 2,42,700 کے پرائسز لے گئے تھے. اب پھر جب بریک ڈاؤن ہوا، قانون نے آفس کا بھی ڈالا تو 1,88,000 سم تھنگ بھاؤ ہو گیا. تو ہمارے جو کاروباری طبقے کے لیے تو بہت نقصان دہ تھا، اور جو یہ سٹا مافیا کے لیے اچھا تھا. یعنی ایک لوگ ایسے ہو گئے کہ سٹا مافیا ارب پتی خرب پتی ہو گئے، اور جو چھوٹے دکاندار جو تھے وہ بیچارے ڈیفالٹ ہو گئے. سال 2023 میں سونے کے کاروبار کرنے والے پریشان رہے. نگراں حکومت نے سٹے بازوں کے خلاف ایکشن لیا تو 12 ستمبر سے 10 اکتوبر تک صرافہ بازار سے ریٹ آنا بند ہو گیا. چیف آف آرمی اسٹاف اور اس کی ٹیم کو میں دل کی عطا گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے بغیر سیاسی دباؤ کے تحت گولڈ کو بھی، کرنسی کو بھی، چینی کو بھی کنٹرول کیا، اس طرح گولڈ کو بھی کیا. یا آج تک کسی ادارے نے گولڈ کے اوپر ہاتھ نہیں کیا تھا، اور ہم نے ان کو بھرپور ساتھ دیا. سمجھ لو کہ 4 مہینے سے وہ گولڈ کو ہم نے کیچ اپ رکھا تھا. تو آج ہم نے گولڈ پرائسز بڑھنے نہیں دی اور وہ اتنا بڑا نقصان بھی نہیں ہوا. سونے کی قیمت ڈالر پریمیم کے ساتھ منسلک کر دی گئی. کیمرامین قیوم شیخ کے ساتھ ایاز رانا، سٹی 21. اہم خبر شامل کر لیتے ہیں. ڈی جی رینجرز میجر جنرل اظہر وقاص نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا ہے. امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا. ڈی جی رینجرز میجر جنرل اظہر وقاص نے کے ہمراہ دیگر افسران بھی موجود تھے. بات کر لیتے ہیں شاہ رخ شاہ سے. شاہ رخ، دورے کے حوالے سے بتائیے گا. جی بالکل، دیکھیں ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل اظہر وقاص کی جانب سے جو ہے وہ نیو ایئر کے حوالے سے سیکیورٹی کا جو ہے وہ جائزہ لیا گیا. اس کے پیش نظر جو ہے مختلف کراچی کے مختلف علاقوں جگہ جو ہے وہ وزٹ جاری رکھے ہوئے ہیں. دورے کا مقصد جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال کا جو ہے وہ جائزہ لینا ہے، اور ڈی جی رینجرز سندھ کی جانب سے جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ پولیس کے ساتھ رینجرز کی نفری بھی جو ہے وہ تعینات ہے، اس کا جو ہے وہ جائزہ لیا گیا ہے. جبکہ ان کے ہمراہ سیکٹر کمانڈرز جو ہے وہ
بھی موجود ہیں اور تمام سیکٹر کمانڈر جو ان کے ساتھ موجود ہیں انہوں نے جو ہے وہ ان کو بریفنگ بھی دی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے ڈی جی رینجرز کا کہ جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس سے جو ہے وہ کافی مطمئن بھی نظر آ رہے ہیں اور اس وقت جو ہے وہ شارع فیصل پہ جو ہے وہ موجود تھے. اب سی بی او کی جانب جو ہے وہ روانہ ہوئے ہیں اور وہاں کی جو ہے وہ سیکیورٹی کا جائزہ لیں گے اور وہاں کی جو سیکٹر کمانڈر ہیں وہ ان کو جو ہے وہ بریفنگ بھی دیں گے. بریفنگ بھی دیں گے. ٹھیک ہے شاہ رخ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ڈی جی رینجرز میجر جنرل اظہر وقاص نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا ہے, امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا ہے. ڈی جی رینجرز میجر جنرل اظہر وقاص کے ہمراہ دیگر افسران بھی موجود تھے. ڈی جی رینجرز نے کی جانب سے سیکیورٹی صورتحال پر اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے. ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم حسین رند نے سی وی او پر سیکیورٹی کا جائزہ لیا. اس موقع پر خادم حسین رند نے کہا کہ ہوائی فائرنگ پر زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی ہے. ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف 324 کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا جائے گا. بات کریں گے اس حوالے سے شاہ رخ شاہ سے. شاہ رخ بتائیے گا. جی بالکل, دیکھیں اس وقت میں آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں مین سی ویو سے اور اس وقت پولیس کی جانب سے پورے کراچی میں سخت ترین انتظامات جو ہے وہ نیو ایئر کے حوالے سے کیے گئے ہیں, جس میں ایڈیشنل آئی جی کراچی کی جانب سے ہوائی فائرنگ کے اوپر ایک ویڈیو بھی جاری کی گئی تھی جس میں سخت ہدایت کی گئی تھی کہ ہوائی فائرنگ کے اوپر سخت ترین جو ہے وہ ایکشن لیا جائے اور اقدام قتل کی دفعات جو ہے وہ شامل کی جائیں. اس وقت ایڈیشنل آئی جی کراچی جو ہے وہ سی ویو کا بھی وزٹ کر رہے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں, ان سے ہم مزید تفصیل جانتے ہیں. جی سر بتائیے گا اس وقت سیکیورٹی کے کتنے انتظامات ہیں اور زیرو ٹالرنس پالیسی جو ہے وہ اپنائی بھی ہے؟ جی ہاں, دیکھیں وہ شہری جو نیو ایئر نائٹ پہ انجوائے کرنا چاہتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ, فیملیز کے ساتھ, ان کے لیے ہم نے یہاں پہ اس طرح انتظامات کیے ہیں کہ کیمپس, فیسیلیٹیشن کیمپس بنائے ہیں جن پہ وہ آ کے بیٹھ سکتے ہیں, ہماری طرف سے چائے پی سکتے ہیں, بچوں کے لیے ٹافیز ہیں. ایون ہم نے مختلف کیمپس پہ میکینک بھی بٹھائے ہوئے کہ کسی کی گاڑی خراب ہوگی تو اس کو بھی ہم ہیلپ کریں گے. تو پولیس از ہیئر ٹو ہیلپ پیپل, لیکن وہ لوگ جو شرارتی, جو دنگے فساد کرنے چاہتے ہیں, جو ایریل فائرنگ کرنا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ بالکل سختی کے ساتھ پیش آئیں گے. ان کے خلاف ایف آئی آرز بھی ہوں گی. 324 سیکشن ہوتا ہے جس میں نان اویلیبل ہے وہ سیکشنز, جس میں اس کو سزا ہوگی. اس کے علاوہ اگر کوئی گورنمنٹ جاب ہوگی تو لوز ہو جائے گی, اگر کوئی گورنمنٹ جاب لینا چاہے گا تو اس کو بھی نہیں ملے گی کبھی. تو میں آپ کے چینل کے توسط سے ریکویسٹ کروں گا شہریوں کو کہ انجوائے کریں لیکن کسی کے لیے زحمت نہ بنے. اور سر اگر پہلے بھی دیکھا گیا ہے کہ کوئی پولیس والا بھی جو ہے وہ گھر میں فائرنگ کرتا ہے اور ایسی ویڈیو بھی جو ہے وہ مسلسل وائرل ہوئی ہیں, ان کے خلاف کیا جو ہے وہ ایکشن؟ پولیس والے کے لیے 2 ایکشن ہوں گے. ایک تو اس کو گرفتار کیا جائے گا اسی قانون کے تحت جس قانون پہ باقی لوگوں کو قانون سب کے لیے برابر ہے. دوسری سزا وہ ہوگی کہ وہ اپنی نوکری کھو بیٹھے گا. He will be dismissed from service. اور سر سیکیورٹی یہاں پہ جو ہے وہ انتظامات ہیں, کیا منچلے نوجوان جو آتے ہیں اور لوگوں کو ڈسٹرب بھی کرتے ہیں تو روٹ پلان جو ہے وہ اوپن ہے سی وی آنے والا راستہ, یا اس کے لیے کوئی سی وی کے لیے ٹریفک کو ہم نے ریگولیٹ کیا ہے. ڈی آئی ٹریفک میرے ساتھ ابھی یہی سارا مجھے وزٹ کروا رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک جگہ سے گاڑیاں آ سکیں گی اور جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہاں سے ایگزٹ ہوگی. ٹورڈز فیز 8 بھی ہوں گی اور اتحاد پہ بھی یہاں سے جو ہے وہ ایگزٹ ہوگا گاڑیوں کے لیے. تو سی وی کھلا ہوا ہے, شہری بالکل جب بھی چاہیں آ سکتے ہیں, گھوم سکتے ہیں. جی بالکل, دیکھیں شہریوں کے لیے جو ہے وہ سی وی اس وقت اوپن ہے اور تمام راستے اس وقت اوپن ہے. جو بھی یہاں پہ آنا چاہے اور نیو ایئر جو ہے وہ انجوائے کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. مگر اس وقت جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ ہوائی فائرنگ کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے. اگر کوئی جو ہے وہ شخص ہوائی فائر کرتا ہوا نظر آیا تو اس کے اوپر 324 کے تحت جو ہے وہ مقدمہ درج کیا جائے گا جو کہ نان اویلیبل ہے. اور اگر سرکاری جو ہے وہ کوئی افسر کرتا ہوا نظر آیا تو اس کی نوکری بھی جو ہے وہ جا سکتی ہے. جی اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.